सोचिए, प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य को समझना हो तो शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर हम इसे एक बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली भौगोलिक रूपक के नजरिए से देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आइए इस ऐतिहासिक सफर की गहराई में उतरते हैं। आप जरा एक मकड़ी की कल्पना कीजिए, जिसकी बॉडी छोटी और सघन है लेकिन टांगें बहुत लंबी और पतली हैं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मौर्य साम्राज्य का भूगोल बिल्कुल ऐसा ही था। इसका मतलब ये है कि मगध का प्रशासन उस मकड़ी की सघन बॉडी की तरह एक बेहद मजबूत केंद्र था, और वो लंबी टांगे असल में वो विशाल सैन्य और व्यापारिक मार्ग थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे और जिनके जरिए इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस मौर्य जाल के बनने से, फिर देखेंगे इसके विशाल साम्राज्य का विस्तार, मकड़ी जैसा मुख्य प्रशासन, इनकी जासूसी रणनीतियां, यूनानी दृष्टिकोण और अंत में इसकी स्थायी ऐतिहासिक विरासत। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। मौर्य के जाल का निर्माण, एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर सीधे शाही सत्ता तक का सफर। इतिहास के पन्नों में जो कहानी दर्ज है वो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले एक युवा को जब मास्टरमाइंड ब्राह्मण रणनीतिकार चाणक्य का मार्गदर्शन मिलता है तो इतिहास पूरी तरह से बदल जाता है। नंद शासक द्वारा अपमानित होने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर जो गठबंधन बनाया, उसी ने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विशाल साम्राज्य का विस्तार, पंजाब से लेकर हिंदुकुश तक की विजय। सिकंदर के जाने के बाद जो राजनीतिक उथल-पुथल मची, उसका मौर्यों ने क्या खूब फायदा उठाया। जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए। 322 ईसा पूर्व में पंजाब को जीता गया। ठीक अगले साल 321 ईसा पूर्व में सीधे मगध पर हमला करके नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका गया। और फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ, उसने मौर्य सत्ता को उत्तरी भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया। जब सैन्य ताकत इतनी जबरदस्त हो तो कूटनीति भी आपके ही पक्ष में काम करती है। 305 ईसा पूर्व के युद्ध के बाद सेल्यूकस को हिरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान सौंपने पड़े। इतना ही नहीं, एक वैवाहिक गठबंधन भी बना और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों का एक शानदार उपहार दिया। इस मास्टर स्ट्रोक से साम्राज्य की सीमाएं सीधे हिंदुकुश तक सुरक्षित हो गईं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर फरमाइए। 60,000 पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। ये कोई आम सेना नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और बेहद जटिल सैन्य मशीन थी। सबसे खास बात यह है कि इसे 30 सदस्यों की एक प्रशासनिक परिषद द्वारा एकदम सटीकता से मैनेज किया जाता था। सोचिए, जब ये विशाल सेना कूच करती होगी तो मंजर कितना भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। मकड़ी का मुख्य प्रशासन। आखिर इतने बड़े उपमहाद्वीप को संभाला कैसे जाता था? इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। पाटलिपुत्र में बैठा प्रशासन एक बेहद सटीक ढांचे पर काम करता था। हर काम के लिए स्पेशलिस्ट थे। जैसे मूल्यांकन का काम समाहर्ता के पास था, खजाने के चीफ सन्निधाता थे और सेना के लिए पत्ते अध्यक्ष और अश्वाध्यक्ष जैसे अधिकारी नियुक्त थे। हर विभाग का एक मुखिया था ताकि राज्य बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलता रहे। और जहां तक कानून और न्याय की बात है तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर था। न्याय प्रणाली को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। दीवानी अदालतों को धर्मस्थीय और आपराधिक मामलों की अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था। इन सबके ऊपर सर्वोच्च न्यायाधीश खुद राजा होता था, जिसे धर्म प्रवर्तक यानी सामाजिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। अब भाई, इतना सब कुछ चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। टैक्स सिस्टम को बहुत ही एडवांस्ड और व्यवहारिक बनाया गया था। कर केवल नकद में ही नहीं, जिसे हिरण्य कहते थे, बल्कि अनाज या वस्तुओं के रूप में यानी प्रतिकार, और यहां तक कि श्रम यानी विष्टि के रूप में भी लिया जाता था। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी राज्य के अपने सामान की बिक्री भी संभालते थे ताकि खजाना हमेशा भरा रहे। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर। भाग 4, राज्य कला, जासूस और रणनीति। मुद्रा राक्षस की कौटिल्य नीतियां। विशाख दत्त का प्राचीन संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस असल में उस दौर की सत्ता, धोखे और कूटनीति को समझने का एक शानदार जरिया है। ये नाटक हमें दिखाता है कि चंद्रगुप्त के उदय के पीछे किस स्तर का खुफिया नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसे यथार्थवादी राजनीति यानी रियल पॉलिटिक के एक निष्पक्ष दस्तावेज के रूप में देख रहे हैं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। चाणक्य का दिमाग कैसे काम करता था, इसके स्टेप्स देखिए, एकदम कैलकुलेटेड। सबसे पहले हर जगह जासूस फैलाकर खुफिया जानकारी जुटाना, फिर कूटनीति का इस्तेमाल करके नंदवंश की अंदरूनी एकता को तोड़ना, उसके बाद सबसे बड़ा दांव नंद के सबसे वफादार मंत्री राक्षस को अपनी तरफ मिला लेना, और अंततः चंद्रगुप्त के लिए सिंहासन पक्का करना। इसी अचूक रणनीति से सारे विरोधियों को मात दी गई। चलिए अब नजरिया बदलते हैं और देखते हैं भाग 5, यूनानी दूत का दृष्टिकोण, मेगास्थनीज और उनकी इंडिका। सोचिए, एक विदेशी जब इस मौर्य जाल को देखता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। 305 ईसा पूर्व के आसपास मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम के दूत बनकर पाटलिपुत्र आए थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताब इंडिका में लिखा। हालांकि आज ये पूरी तरह से मौजूद नहीं है, फिर भी इसके जो अंश बचे हैं वे प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों और रोजमर्रा के जीवन को समझने के लिए एक अद्भुत खिड़की खोलते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ते हैं तो हमें दोनों पहलुओं को समझना होता है। एक तरफ मेगास्थनीज के कुछ हेलेनिस्टिक पूर्वाग्रह थे। वे टॉलेमिक मिस्र के प्रचार से प्रभावित थे और भारत की तुलना एक आदर्श प्लेटोनिक राज्य से कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास बेहद विश्वसनीय और ज़मीनी अवलोकन भी थे, जैसे कि उन्होंने वहाँ की बहुत कम अपराध दर और बेहतरीन नागरिक व्यवस्था की खुलकर तारीफ की। और उनका ये बयान तो वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा, पाटलिपुत्र के महल की भव्यता ने सूसा और एकबटाना के फारसी महलों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये शब्द किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक विदेशी दूत के हैं जो दुनिया भर की भव्यता देख चुका था। ये इस बात का सबूत है कि चंद्रगुप्त की राजधानी में कितनी अपार धन दौलत और वास्तुशिल्प की सुंदरता मौजूद थे। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 6, एक स्थायी ऐतिहासिक विरासत, एक साम्राज्य से लेकर एक अखंड राष्ट्र की अवधारणा तक। अगर हम चंद्रगुप्त के शासनकाल के प्रभाव को समेटना चाहें तो उन्होंने असल में आर्थिक समृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार के एक नए युग की शुरुआत की थी। मगध का कोर सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज था, लेकिन बाहरी क्षेत्रों को उन्होंने स्वायत्तता दी और विकेंद्रीकृत प्रांत बनाए। इसी मजबूत और शानदार नींव का ही नतीजा था कि आगे चलकर उनके पोते अशोक के समय में ये साम्राज्य अपने सबसे ऐतिहासिक चरम पर पहुंचा। आज इतने सदियों बाद भी इस इतिहास की गूंज बहुत साफ सुनाई देती है। चंद्रगुप्त का नाम और उनकी किंवदंती आज भी एक अखंड भारतीय राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रेरित करती है। महाद्वीप के आर पार फैली ये राजनीतिक एकता आज हमारे लिए एक बेहद शक्तिशाली और प्रासंगिक प्रतीक बन चुकी है। तो चलते चलते एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या चंद्रगुप्त ने वास्तव में एक एकजुट अखंड राष्ट्र का निर्माण किया था, या फिर यह सिर्फ बेहद चतुराई से बुने गए नाजुक गठबंधनों का एक शानदार जाल भर था? प्राचीन इतिहास की इस महाशक्ति और उसकी असली विरासत को समझने का यह सफर निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।